हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में इकाई 3 का अध्ययन करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के जो अति महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर हम चर्चा करेंगे। ये जो वीडियो है दोस्तों आपका सीजी टेट पेपर 2 सामाजिक विज्ञान वाले स्टूडेंट के लिए, साथ ही साथ शिक्षक भर्ती वर्ग 2 जिसमें सभी विषय चाहे आर्ट हो, साइंस हो, गणित हो, अंग्रेजी हो, सभी विषय के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो दोस्तों देर न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये है इकाई 3। इकाई 3 के अंतर्गत आपका मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य क्या है। देखिए मौर्य साम्राज्य जिसे इसमें सबसे पहले दोस्तों इसमें आपको ब्रैकेट में दिखाई दे रहा होगा चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। देखिए मौर्य साम्राज्य का जब गठन हुआ तो सबसे पहले क्या है आपका चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसके संस्थापक थे, ठीक है। उसके बाद में बिंदुसार हुआ, उसके बाद में आपका अशोक हुआ। इसको आप क्रम से याद रखेंगे दोस्तों। देखिए मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ठीक है दोस्तों। मौर्य वंश जो है उसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चंद्रगुप्त मौर्य क्या है, जैन धर्म के अनुयायी थे, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म को मानते थे। चंद्रगुप्त अपना अंतिम जो समय है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था दोस्तों, है ना। जब चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में थे तो उन्होंने श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर अपना जो अंतिम दिवस है बिताया, जो कि कर्नाटक में स्थित है। क्लियर है दोस्तों। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को हराया। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध हुआ तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है विजयी रहा और सेल्यूकस निकेटर को परास्त किया। चंद्रगुप्त ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ से दीक्षा ली दोस्तों, तो देखिए जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की जो दीक्षा है ली थी। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद आपका है, देखिए दोस्तों एक एक करके हम तमाम बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इंडिका की जो रचना है मेगास्थनीज द्वारा किया गया है। एग्जाम में कई बार ये जो प्रश्न है पूछा गया है दोस्तों। इंडिका की जो रचना है मेगास्थनीज द्वारा किया गया है। चंद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी है बिंदुसार बना। मैंने अभी बताया दोस्तों चंद्रगुप्त, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद आपका अशोक है। तो जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय गुजारा श्रवणबेलगोला में, उसके बाद में उसका जो उत्तराधिकारी है दोस्तों बिंदुसार बना, ठीक है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार का क्या नाम रखा गया है आपका, भद्रसार नाम रखा गया है। बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी है अशोक महान हुआ, ठीक है दोस्तों। बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी है अशोक महान हुआ है। कलिंग पर आक्रमण अशोक ने किया था। तो कलिंग पर आक्रमण किसने किया था दोस्तों, कलिंग ने, ठीक है। अगली पॉइंट है इसमें आपका, देखिए एक एक करके तमाम जो बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं। अशोक के जो पौत्र दशरथ थे, ठीक है। अशोक के पौत्र का क्या नाम था आपका, दशरथ नाम था। अशोक के पुत्र महेंद्र थे, है ना। अब अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया, ठीक है। शिलालेख का प्रचलन किसने किया है, सर्वप्रथम आपका अशोक ने किया है। अशोक ने शिलालेख की जो खोज है 1750 ईस्वी में किया था, ठीक है। इसकी जो कुल संख्या है 14, अर्थात कुल शिलालेखों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो आपका 14 है। क्लियर है। एक एक पॉइंट पर आप गौर करेंगे। अशोक के स्तंभ की जो लेखों की जो संख्या है 7 है ना। शिलालेख 14 है और जो लेख है स्तंभ में वह 7 है, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। कौन सी लिपि में लिखी गई है दोस्तों, तो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, ठीक है। कलिंग की जो राजधानी है तोसली है। क्या है कलिंग की राजधानी, तोसली। आय का जो संग्रहण करता, अर्थात जो आय का संग्रहण करते हैं उसको समाहर्ता कहा जाता है। राजकीय कोषा का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों उसको सन्निधाता कहा जाता है। जो स्त्रियां वेश्यावृत्ति में लिप्त होती है उसे
रूपाजीवा कहा जाता है। तो ये जो है आपका अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा किया है मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत। इसके 3 महान राजा हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। और अशोक के पुत्र का नाम भी मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आप ये 3 चीज़ें याद रखेंगे दोस्तों, ये तीनों चीज़ें आपका इम्पोर्टेंट है। क्लियर है। मौर्य साम्राज्य के बाद हम गुप्त काल की ओर अर्थात गुप्त साम्राज्य की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं इसके बता दूं दोस्तों कि श्रीगुप्त जो है इसके संस्थापक थे। श्रीगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शासक हुए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए चंद्रगुप्त जो है गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हैं। ठीक है, तो गुप्त वंश के जो संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है, जिन्होंने गुप्त वंश का स्थापना किया है। श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। ठीक है, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? घटोत्कच हुआ। तो गुप्त वंश का जो महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। क्लियर है दोस्तों? गुप्त वंश का जो महान सम्राट कौन है आपका? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी है समुद्रगुप्त हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी आपका समुद्रगुप्त हुआ। भारत का जो नेपोलियन है समुद्रगुप्त हुआ, अर्थात इसे ही दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आपका समुद्रगुप्त को। अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम को जो उत्तराधिकारी हुआ उसे समुद्रगुप्त कहा जाता है। और यही समुद्रगुप्त क्या है दोस्तों? आपका भारत का नेपोलियन कहलाता है। क्लियर है? समुद्रगुप्त जो है विष्णु की उपासक थे, अर्थात वैष्णव उपासक विष्णु की उपासना करते थे समुद्रगुप्त। कविराज किसे कहते हैं? तो आपका समुद्रगुप्त को ही कविराज कहा जाता है। इसको बिल्कुल याद रखें दोस्तों, भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है और कविराज भी आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, देखिए आपका समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी है चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। ठीक है दोस्तों, समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी है चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। तो चीनी यात्री जो फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। क्लियर है? चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे। किसने चलाए थे? चांदी के जो सिक्के हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे। चंद्रगुप्त सेकंड अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उत्तराधिकारी है कुमारगुप्त प्रथम हुआ। कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, अब इसमें क्या है देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की हम बात कर रहे हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़ी तथ्य है, क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है कुमारगुप्त ने किया था। किसने किया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना? कुमारगुप्त की। दोस्तों हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर ही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हम नहीं बना सकते। इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही आप याद रखेंगे। 20 नंबर का प्रश्न जो है आपका पूछा जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के भौगोलिक इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल भी आपका समाहित है। तो टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, उन्हीं चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है दोस्तों? देखिए अगला है आपका कुमारगुप्त से फर्स्ट का जो उत्तराधिकारी है स्कंदगुप्त हुआ। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने किया था दोस्तों। और चंद्रगुप्त सेकंड का कुमारगुप्त प्रथम है और कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था। क्लियर है? अब गुप्त वंश का जो अंतिम शासक विष्णुदत्त को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? विष्णुदत्त है, जो कि गुप्त वंश का अंतिम शासक माना जाता है। गुप्त काल में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र उज्जैन था। ठीक है, तो क्या था? गुप्त काल में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जहां पर व्यापार किया जाता था प्राचीन काल में, वह स्थान था उज्जैन। चंद्रगुप्त सेकंड ने शासन काल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। ठीक है, तो सबसे प्रसिद्ध कवि जो कालिदास जी थे वह कौन से शासन काल में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के कवि थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। देखिए आपका संस्कृत भाषा के सुप्रसिद्ध कवि जो कालिदास हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के कवि हैं। क्लियर है? अगला पॉइंट है दोस्तों, इसमें देख लीजिए आप, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में
रहने वाला जो आयुर्वेदाचार्य है धन्वंतरी है। अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल में आपका कालिदास भी हुए और धन्वंतरी भी हुए, जो कि प्रमुख आयुर्वेद आचार्य हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका, इसमें देखिए गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित ग्रंथ पंचतंत्र को संसार के प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। ये जो संसार के प्रचलित ग्रंथ है गुप्त काल, ठीक है, इसमें लिखा गया था। ये अन्य टॉपिक से है लेकिन मैं इसमें ऐड कर दिया हूँ दोस्तों, इसको आप देख लेंगे। गुप्त काल का ग्रंथ है आपका पंचतंत्र। आर्यभट्ट के जो लिखित ग्रंथ हैं आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत। भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल गुप्त काल को कहा जाता है। इन तमाम बिंदुओं को हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सामान्य रूप से आप इसको देख सकते हैं। राजकीय भाषा क्या थी दोस्तों? संस्कृत थी। ठीक है, तो राजकीय भाषा संस्कृत थी। कहाँ की? गुप्त काल की। जितने भी हम क्वेश्चन या जितने भी टॉपिक, जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्यों को लिए हैं गुप्त काल के ही लिए हैं। ठीक है, गुप्त काल को ही भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्ट सिद्धांत, ये सभी गुप्त काल के ही हैं। पंचतंत्र भी दोस्तों आपका प्रमुख ग्रंथ है जो गुप्त काल के ही ग्रंथ माने जाते हैं। तो क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं? गुप्त काल में कालिदास जी हुए, आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी जी हुए, विष्णु शर्मा द्वारा रचित जो पंचतंत्र गुप्त काल के ही हैं, आर्यभट्ट भी गुप्त काल के ही हैं। भारतीय इतिहास का जो स्वर्ण काल है गुप्त काल को कहा जाता है। तो इस काल की जो राजकीय भाषा है दोस्तों संस्कृत भाषा था। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही जो इम्पोर्टेंट बिंदुएं हैं जिसका हमने इस वीडियोस में डिस्कशन किया है। महत्वपूर्ण तथ्यों को ही लेकर हम चल रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, हम हर बिंदुओं पर चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो भी बड़ा होता है और इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही हम रखते हैं ताकि सभी चीज़ों को कवर किया जा सके जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, जो चीज़ें एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो इस वीडियो में बस ये 2 ही टॉपिक है आपका, और दोनों जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिंदुओं को ही मैंने रखने का प्रयास किया है। आने वाली वीडियो में इकाई 4 देखेंगे दोस्तों, जिसके अंतर्गत आपका जितनी भी बिंदुएं हैं इकाई 4 में उनका डिटेल से वर्णन करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।